हाँ जी बच्चों, तो आज हम शुरू कर रहे हैं ओजोन के साथ। आई होप आपके पास आपकी असाइनमेंट्स भी रेडी हैं, साथ साथ ही हम क्वेश्चन आंसर्स भी करते रहेंगे। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक और एलोट्रोपिक फॉर्म है। मतलब ऑक्सीजन नेचर में दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। एक है ऑक्सीजन गैस और दूसरा क्या है, ओजोन गैस। तो ये दो ओजोन के क्या हो गए, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, जो 20 किलोमीटर अबव द सी लेवल लाई करता है और ये हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। प्रिपरेशन, इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे जब करंट पास होता है तो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल ओजोन के बनाते हैं और इतनी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब इसकी जो प्रिपरेशन है वो एक तरह से क्या हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कहते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है वो बचाता है इसके डीकॉम्पोजिशन को, क्योंकि रिएक्शन जो है वो नेचर में क्या है, एंडोथर्मिक है। और जो ऑक्सीजन हमारे पास आता है उसको हम प्रोसेस के हिसाब से कहते हैं ओजोनाइड ऑक्सीजन, राइट। ये ओजोन के रेजो, हाँ जी बेटा। सर साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या होता बेटा है? साउंड जो है वो भी तो एनर्जी है, तो उस एनर्जी से ओजोन डिकम्पोज कर जाएगा और वापस क्या बना लेगा, ऑक्सीजन बना लेगा। इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे बेटा आवाज नहीं आती क्योंकि एटमॉस्फेयर बड़ा थिन होता है ना। साउंड को ट्रैवल करने के लिए बेटा मीडियम चाहिए ना। तो जैसे जैसे हाइट ऊपर आती जाती है, रहते ही इंक्रीज करती है बेटा, एयर थिन होती रहती है, पतली होती रहती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। और 20 किलोमीटर अबव द सी लेवल एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, इसलिए थंडर जब बिजली कड़कती है तो उसकी आवाज नहीं होती। समझ में आ गया बेटा? सर इतनी ऊपर इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है? बेटा आयंस होते हैं। समझ गया सर, समझ गया सर। तो लार्ज नंबर ऑफ आयंस, जब ऑपोजिटली चार्ज आयंस एक के बाद एक प्रोड्यूस करते हैं बेटा, मतलब प्रोड्यूस हुए होते हैं, जब वो मिलते हैं तो बहुत ज्यादा करंट जो होता है वो ऊपर से नीचे ट्रैवल करता है। प्लस पानी भी मीडियम हो गया, हल्का हल्का पानी, तो चार्ज जो है वो थंडरस्टॉर्म प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर वो लोअर लेवल पर होगा तो उसकी आवाज होती है, अगर बहुत ही हाई लेवल पर होगा तो आवाज नहीं होती, सिर्फ एनर्जी जो होती है वो कंज्यूम हो जाती है सारी। आया समझ में? यस सर। तो थंडरस्टॉर्म जब हुआ और आवाज आई, इसका मतलब है एनर्जी रिलीज हो गई, इसका मतलब है ओजोन डिकम्पोज कर गया। लेकिन इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे थंडरस्टॉर्म जब होता है तो आवाज होती नहीं है, तो वो एनर्जी कहां जाती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है टू फॉर्म ओजोन। ये उसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर आप देखो तो देर इज अ डबल बॉन्ड विद इन ऑक्सीजन एंड देर इज अ सिंगल बॉन्ड एज वेल, ठीक है। और देर इज अ डबल बॉन्ड लाइक दिस एंड अ सिंगल बॉन्ड लाइक दिस, पर दोनों ही बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। The two bond lengths are equal due to partial double bond character by resonance। कहता है दोनों बॉन्ड लेंथ, जी कभी कभार क्वेश्चन भी आ जाता है कि ओजोन के अंदर क्या दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होती है कि डिफरेंट। दोनों बॉन्ड लेंथ सिमिलर होती है 128 पिकोमीटर्स, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 डिग्री, रेजोनेंस की वजह से, है ना। शोज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कहते हैं प्रॉपर्टीज, कहते हैं प्योर ओजोन जो है वो पेल ब्लू गैस होती है, लिक्विड में वो डार्क ब्लू बन जाती है और सॉलिड में वो वायलेट ब्लैक बन जाती है। इसकी बहुत ही गंदी स्मेल होती है।
कहते हैं अगर ये एक्सेस में हो जाए मतलब 100 पार्ट्स पर मिलियन इट इज हार्मफुल एंड मे कॉज हेडेक एंड नोजिया। मतलब अगर ये रूम में स्प्रे कर दी जाए तो रूम के अंदर रूम बैठने लायक नहीं रहेगा। कहते हैं ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होती है और ऑक्सीजन गैस देती है जिसकी इंथैल्पी चेंज काफी ज्यादा नेगेटिव होता है क्योंकि ये प्रोसेस क्या हो गया एक्सोथर्मिक, और एंट्रोपी चेंज इसका काफी ज्यादा क्या होता है पॉजिटिव। इस वजह से इसका ओवरऑल डेल्टा जी डिकम्पोज करने का क्या हो जाता है नेगेटिव। दैट मीन्स इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डेंजरसली क्या हो सकती है एक्सप्लोसिव, क्योंकि ओजोन को अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो वो ऑक्सीजन साथ में क्या देगा नेसेंट ऑक्सीजन साथ में हीट एनर्जी रिलीज करेगा। सर वो कैसे? अभी हमने पीछे की रिएक्शन पढ़ी थी बेटा। इस केस के अंदर ऑक्सीजन ओजोन बनाकर इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो अगर हम कहते हैं कि ओजोन डिकम्पोज करके ऑक्सीजन बनाएगा तो बेटा वो इतनी सारी एनर्जी क्या करेगा बेटा रिलीज करेगा। तो अगर बाई चांस ओजोन की मात्रा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई तो वो एक्सप्लोसिव हो जाएगी नेचर में, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी कम समय के अंदर। कहते हैं ओजोन ऑल्सो डिकम्पोज करके नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है विच therefore it acts as powerful oxidizing agent। जैसे पीबीएस ये नॉर्मली ब्लैक कलर का होता है, इसको ओजोनाइज कर दो तो वो वाइट PbSO4 बना देता है साथ में ऑक्सीजन गैस। हालांकि बेटा ये रिएक्शन को इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं गई, पर इस रिएक्शन को मार्क करो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप में से किसी बच्चे के स्कूल के अंदर पी ब्लॉक का टेस्ट हुआ होगा या होगा तो ये वाली रिएक्शन बैलेंस करने में आ सकती है, इस फॉर्म के अंदर भी आ सकती है और आयोनिक फॉर्म के अंदर भी आ सकती है। आयोनिक फॉर्म के अंदर बेटा इसको हम ऐसे लिखते हैं 2I माइनस प्लस H2O प्लस ओजोन gives 2OH माइनस प्लस I2 प्लस ऑक्सीजन। ये इसकी आयनिक फॉर्म है। क्योंकि दोनों साइड पे पोटेशियम सेम है तो बेटा उसको हमने इग्नोर कर दिया, पर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच कम्स इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग ऑल्सो, कंप्लीट एंड बैलेंसिंग, या फिर गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ओजोन। सर क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेटा जितना ओजोन कंज्यूम होगा उतना, अब भाई ओजोन जो है वो क्या हो रहा है कंज्यूम, और आयोडीन जो है बेटा वो क्या हो रहा है प्रोड्यूस। आयोडीन जो है वो क्या हो रहा है प्रोड्यूस, इसका मतलब है। और अगर आप देखो तो दोनों का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो सेम है 1। तो अगर मान लो 2 मोल्स ओजोन कंज्यूम हुआ तो इसका मतलब बेटा 2 मोल्स आयोडीन प्रोड्यूस होगा, और जितना भी आयोडीन प्रोड्यूस होता है उसको हम टाइट्रेट करते हैं सोडियम थायोसल्फेट के साथ, एंड द टाइट्रेशन इज यूज्ड टू एस्टिमेट ओजोन गैस, कि कितनी ओजोन गैस उस रिएक्शन में या उस प्रोसेस में प्रोड्यूस हुई या हमारे पास है। अगर लेट्स सपोज 2 मोल्स आयोडीन टाइट्रेशन में इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब है जरूर 2 मोल्स ओजोन वहां पर गैस की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट था। आई होप आपको ये सब जो मैंने पढ़ाया समझ में आया। कुछ आपने कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सुपरसोनिक जेट प्लेन्स ये हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं। जो फाइटर प्लेन्स होते हैं ना वो कमर्शियल जेट से ऊपर फ्लाई करते हैं। अगर कमर्शियल जेट 30 टू 35,000 फीट पे फ्लाई करता है, 30,000 टू 35,000 फीट पे फ्लाई करता है, तो फाइटर प्लेन्स जो होते हैं बेटा वो 45,000 फीट पे फ्लाई करते हैं।
तो उनके एग्जॉस्ट से नाइट्रोजन ऑक्साइड NO निकलती है, जो ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसका अमाउंट डिप्लीट करती है। तो NO विद ओजोन गिव्स NO2 एंड ऑक्सीजन। ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि ओजोन की लेयर कम नहीं होनी चाहिए, थिन नहीं होनी चाहिए। फ्रियोन्स का इस्तेमाल एज एरोसोल स्प्रे और रेफ्रिजरेंट की फॉर्म के अंदर भी ओजोन को डिप्लीट करता है, क्योंकि ये फ्रियोन्स जो होते हैं ये इतने स्टेबल होते हैं कि ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। ये सिर्फ राइज करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और राइज करके सिर्फ ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए उनकी अमाउंट को डिप्लीट कर देते हैं। Uses as a germicide, disinfectant, sterilizing water, bleaching oils, ivory, flour, starch, etc. इनके कलर चेंज करने में, as an oxidizing agent in manufacturing of alkaline KMNO4. In text का क्वेश्चन नंबर 18, why does ozone act as powerful oxidizing agent? क्योंकि ओजोन डिकम्पोज करके ऑक्सीजन गैस और साथ में क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन, जो कलर्ड मैटर को क्या कर देता है, कलरलेस। तो अगर हमारे पास कोई भी चीज कलर्ड है तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसको क्या कर देगा, कलरलेस कर देगा। तो ये दोनों रिएक्शन जरूर लिखना, ये वाली और ये वाली। अगर 1 मार्कर है तो स्टेटमेंट ही इनफ है, बट अगर 2 मार्कर आता है तो रिएक्शन भी लिखनी है। तो कॉपी कर लो अगर आपने कॉपी करना है तो। कहता हाउ इज ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, अभी हमने किया था, उसको KI के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा KI, ठीक है, वाटर के साथ उसको ओजोनाइज करते हैं, जो क्या देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या देगा, आयोडीन। आयोडीन जितना भी लिबरेट होता है उसको हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट करते हैं, तो इससे हमारे पास ओजोन का अमाउंट आता है। कैसे? क्योंकि जितना अमाउंट ओजोन का कंज्यूम होगा उतना अमाउंट आयोडीन का प्रोड्यूस होगा। So the iodine liberated is titrated against standard solution of sodium thiosulfate using starch as an indicator. ये आपको करने की जरूरत नहीं है। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट एलिमेंट इसका, दैट इज सल्फर। कहता है सल्फर भी एलोट्रोपी शो करता है। एलोट्रोपी क्या होता है, एक एलिमेंट की एग्जिस्टेंस नेचर में अलग अलग फॉर्म्स के अंदर जिनमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है सेम, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है डिफरेंट। सल्फर के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। सबसे पहला आ गया रोम्बिक सल्फर, इसको हम S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये सबसे स्टेबल स्टेट सल्फर की मानी जाती है, और ये सल्फर का सबसे कॉमन फॉर्म है जो 96 डिग्री सेल्सियस तक सही रहता है। तो आपको रूम टेम्परेचर पे जो सल्फर होता है बेटा वो रोम्बिक सल्फर होता है। ये देखो S8, ये एनसीईआरटी का हमारा डायग्राम है, इसको हम पकर्ड रिंग के नाम से भी जानते हैं, पकर्ड रिंग। अब कुछ शेप कहते हैं कि भाई इसकी W है, कोई कहता है कि भाई इसकी शेप जो है वो क्राउन के जैसी है ना। तो लाइकवाइज अब आप कैसे भी कह सकते हो। सारे बॉन्ड एंगल्स बेटा कितने हैं, 204 सर हम पिकोमीटर। लिखेंगे क्या इसकी शेप? क्या चीज? सर इसकी शेप हम लिखेंगे क्या? पकड़ रिंग बेटा, पकड़ रिंग कहते हैं। और सेंट्रल एंगल जो आएगा वो हमारा वो कितना आ जाएगा, 107 डिग्री। हालांकि कोई शेप ड्रॉ करने को बोलता नहीं है। कहता है इसको हम अल्फा सल्फर भी
कहते हैं और ये ब्राइट येलो कलर का होता है, राइट। आगे चलते हैं, मैं बाद में कॉपी करने को बोल दूंगा आपको। ये इनसॉल्युबल होता है पानी के अंदर और कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, मतलब दोनों ऑर्गेनिक, मतलब दोनों पोलर और नॉन पोलर में इनसॉल्युबल है। इसकी डेंसिटी इतनी होती है कोई नहीं पूछता। ये S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर एज पकर्ड रिंग या क्राउन शेप की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। दूसरा जो एलोट्रोप है सल्फर का, उसे कहते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर, जो S8 और S6 रिंग में एग्जिस्ट करता है। प्रिपरेशन वैसे कोई नहीं पूछता, कहते हैं इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर इन अ डिश एंड कूलिंग टिल द क्रस्ट इज फॉर्म्ड। 2 होल्स मेड किए जाते हैं क्रस्ट के अंदर, जिसके अंदर रिमेनिंग लिक्विड जो होता है वो पोर किया जाता है। ऑन रिमूविंग द क्रस्ट कलरलेस नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं बीटा सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर को हम कहते हैं कौन सा, अल्फा सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर को हम क्या कहते हैं, बीटा सल्फर। प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये स्टेबल होता है 96 डिग्री के ऊपर। तो लो टेम्परेचर पे हमको मिलता है बेटा रोम्बिक सल्फर, और हाई टेम्परेचर पे हमको क्या मिलता है, मोनोक्लिनिक सल्फर। ये देखो बेटा, रोम्बिक की ये शेप है, अबव 96 डिग्री मोनोक्लिनिक दे देगा, बिलो 96 डिग्री, ये बेटा करेक्शन है, टेक कर लेना, बिलो 96 डिग्री वो क्या दे देगा, रोम्बिक सल्फर। ये डल येलो कलर का होता है, इसको हम बीटा सल्फर कहते हैं। ये कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है, पर पानी में क्या होता है, इनसॉल्युबल। कहते हैं इसकी डिफरेंट सिमेट्री होती है रोम्बिक से, लेकिन इसके अंदर भी पकर्ड रिंग होती है। सर वो कैसे, अभी दिखाते हैं स्ट्रक्चर इसका। और इसको अगर आप ठंडा कर दोगे, मतलब टेम्परेचर कम कर दोगे, तो ये रोम्बिक में बदल जाता है। इसकी लॉन्ग नीडल जैसी शेप होती है। तो ये देखो बेटा मोनोक्लिनिक में क्या होता है, वही पकड़ रिंग अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर देती है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। इज दैट क्लियर। और मोनोक्लिनिक जिसके अंदर S6 होता है, वो कैसे होता है, इस फॉर्म के अंदर, इसको हम चेयर फॉर्म भी कहते हैं। तो सर एक बार रोम्बिक की शेप ड्रॉ करके बताओ। ये देखो बेटा, अगर रोम्बिक सल्फर की बात करें, तो उसके जितनी भी पकड़ रिंग है वो सब एक ही तरीके से ऑर्गेनाइज होती है। ये देखो, जैसे पहली रिंग है वैसे ही दूसरी रिंग है, वैसे ही तीसरी रिंग है ना। ये होता है रोम्बिक, जो क्या होता है बेटा, S8। लेकिन मोनोक्लिनिक S8 के अंदर रिंग्स बेटा देखो टेढ़ी हो गई ना, चेंज हो गई। देखो ये इसने चेंज कर लिया अपने आप को, इसने चेंज कर लिया, अपसाइड डाउन हो गई। ये फर्क होता है बेटा मोनोक्लिनिक और रोम्बिक S8 के अंदर। और ये होता है मोनोक्लिनिक S6, जो बेटा किस फॉर्म के अंदर होता है, एक तरह से चेयर की फॉर्म के अंदर आता है। राइट, समझ में आया बेटा। इसमें किसी ने कुछ पूछना है, अगर कुछ ड्रॉ करना होगा वो मैं अभी बता दूंगा मैं आपको। तीसरा हमारा आता है बेटा प्लास्टिक सल्फर। ये अमॉर्फस फॉर्म होता है सल्फर की, इसको आप गामा सल्फर भी कहते हैं। तो मतलब अल्फा सल्फर, गामा सल्फर, बीटा सल्फर। कहते हैं इसका कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ये धीरे धीरे ठंडा होने पर रोम्बिक में कन्वर्ट हो जाता है। डेंसिटी इसकी ये होती है, कोई नहीं पूछता। ये पानी और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में ही इनसॉल्युबल है। इसके अंदर लॉन्ग इन्वर्टेड जिगजैग चेन्स होती हैं सल्फर एटम्स की। तो इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। तो हम वापस चलते हैं हमारे एलोट्रोप्स में सल्फर के, और आपको जो जो कॉपी करना होगा
आप उसको फिर कॉपी कर लेना। ये लीजिए, यहां से जो कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए। जब एलोट्रोप्स सल्फर के खत्म होते हैं टॉपिक, उसके बाद ये एनसीईआरटी का एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, मतलब इसका आंसर खुद दे रखा है उन्होंने। कहते सल्फर का कौन सा फॉर्म पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, मतलब जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो वो कहते हैं कि वेपर स्टेट के अंदर सल्फर पार्शली एग्जिस्ट करता है S2 मॉलिक्यूल में। सर कब? अब जरा ध्यान से देखना, हमारे पास S8 होता है फॉर्म। S8 फॉर्म जो है वो रोहम्बिक में भी आता है और वो मोनोक्लिनिक में भी आता है। लेकिन जब आप इसको हीट करते हो तो आपने देखा होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले यहां पे लिखा था S6, याद है किसी को? यस सर। यस सर। जो मोनोक्लिनिक फॉर्म थे, ये देखो, ये रहा S6। तो भाई सल्फर तो S8 था सर, ये 6 अगर रह गया तो बाकी सल्फर कहां चला गया? क्योंकि बेटा ऑक्सीजन एंड सल्फर दोनों सेम ही टाइप से है, सेम ही ग्रुप के हैं। अगर ऑक्सीजन एज O2 गैस एग्जिस्ट कर सकता है तो क्या सल्फर एज S2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है? बेटा यहां पर सल्फर का S2 फॉर्म निकलता है। ये जो सल्फर का S2 फॉर्म है ये बिल्कुल ऑक्सीजन के जैसा ही होता है। जैसे ऑक्सीजन का यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ऐसे ही सल्फर का यहां पर क्या आ गया, सॉरी, लेकिन इस फॉर्म के अंदर सल्फर के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर, जैसे ऑक्सीजन में होते हैं। इसलिए ये क्या शो करता है, पैरा मैग्नेटिज्म। अब कैसे, जरा ये देखो बेटा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पहले वाले के, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले के, कुल मिला के 16 इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कॉन्सेप्ट से अगर मैं O2 मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन करूं तो जरा ध्यान से देखिए, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2, कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 14। अब आ गया बेटा आपका एंटी बॉन्डिंग 2px1 एंड एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2py1। ये जो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कौन से ऑर्बिटल के अंदर, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर। ये रहे एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से ऑक्सीजन जो है O2 मॉलिक्यूल नेचर में पैरा मैग्नेटिक होता है। ऐसे ही अगर मैं सल्फर मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन करूं, सल्फर प्लस सल्फर 16 प्लस 16 कितने आ गए, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो सल्फर का जो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार थर्ड ऑर्बिटल आएगा, थर्ड ऑर्बिटल, थर्ड शेल के, ठीक है ना, उसके अंदर अगेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं
एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 3px के अंदर, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 3px के अंदर। इस वजह से, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सल्फर का H2 फॉर्म, सर किस स्टेट के अंदर? वेपर स्टेट के अंदर क्या होता है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। वेरी नाइस क्वेश्चन, आता 1 मार्कर ही है कि सल्फर की कौन सी फॉर्म नेचर में पैरामैग्नेटिक है? सल्फर का H2 फॉर्म वेपर स्टेट के अंदर पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में, क्योंकि उसके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सब दिस इज दिखाना पड़ेगा? नहीं, आपको मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि हमारे कोर्स में उस टाइम पे सिर्फ 2 ही शेल्स के लिए मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन थी, थर्ड शेल के लिए नहीं थी। कर लो कॉपी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है सल्फर का कंपाउंड सल्फर डाइऑक्साइड। कहते हैं प्रेपरेशन, कहते हैं आप सल्फर को एयर में हीट कर दीजिए, आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी, सल्फर ऑन ऑक्सीडेशन। कहता है सल्फाइड ओर्स ले लीजिए। कौन से ले लीजिए? ओर्स, सल्फाइड ओर्स ले लीजिए, उनको भी आप हीट करेंगे, एसिडिक मीडियम में सल्फर डाइऑक्साइड गैस दे देगा, तो इट बिकम्स लैब प्रिपरेशन। कहते हैं आयरन सल्फाइड ऑक्सीडाइज करके फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस दे देगा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। प्रॉपर्टीज की बात करें, इट इज अ कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस। बड़ी सारी गैसेस इस चैप्टर के अंदर पंजेंट स्मेलिंग है, तो कंफ्यूजन काफी अच्छा हो जाता है बच्चों को कि ये किस गैस की बात कर रहा है। कहते हैं कलरलेस है, पंजेंट स्मेलिंग गैस है, पानी में काफी अच्छी सॉल्युबल है, आराम से लिक्विफाई कर जाती है रूम टेम्परेचर पे अंडर 2 atm प्रेशर, और बॉईल करती है 263 केल्विन पर। नेचर में ये गैस एसिडिक है, क्योंकि पानी में डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरस एसिड देती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O गिव्स यू H2SO3। इनफैक्ट सिंस ये गैस एसिडिक है, तो बेटा ये किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना देगी, सोडियम सल्फाइड अलोंग विद वाटर। तो ये प्रूव भी हो गया। अगर आप एक्सेस में उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कर दोगे, तो वो क्या बना देती है? सोडियम बायसल्फाइड। ये भी लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर सकती है। तो और कौन सी गैस थी जो ऐसा कर सकती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 गैसेस आज हमें पता लग गई जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर सकती हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड, लाइम वाटर क्या दे देगा? कैल्शियम सल्फाइड। और अगर आप एक्सेस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कर दोगे, मिल्कीनेस डिसअपियर, क्योंकि बेटा कैल्शियम सल्फाइड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए मिल्कीनेस नजर आती है, इनसॉल्युबल। लेकिन अगर आप एक्सेस में पास कर दोगे तो वो कैल्शियम बायसल्फाइड बना लेता है, जो बेटा सॉल्युबल होता है, इसलिए मिल्कीनेस डिसअपियर कर जाती है, क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाएगा। जब वो डिसॉल्व हो जाएगा तो वो नजर नहीं आएगा। ये तो बिखरा हुआ होता है इसलिए नजर आता है, इसलिए उसका कलर मिल्कीनेस नजर आती है। ये रिड्यूसिंग होता है नेचर के अंदर। वेरी नाइस क्वेश्चन क्लास, आपको मेरी असाइनमेंट में बड़े अच्छे से मिल जाएगा, और ये एंट्रेंस के लिए भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन मॉइस्चर की प्रेजेंस के अंदर, और इसका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। मतलब दूसरे मटेरियल जो थे वो नेसेंट ऑक्सीजन दे रहे थे, और ये जो है वो क्या दे रहा है? नेसेंट हाइड्रोजन। कैसे सर? ये देखो बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड
पानी के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना के क्या देता है बेटा, नेसेंट हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन किसी प्रोसेस में आप ऐड करते हो, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। और इस मेथड से, ठीक है ना, आप चीजों को ब्लीच भी कर सकते हैं, मतलब उनको कलरलेस बना सकते हैं। तो जैसे वेजिटेबल मैटर है, कलरिंग मैटर है, उसमें हाइड्रोजन गैस, नेसेंट हाइड्रोजन डालोगे तो वो क्या बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। इसलिए इसको माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट भी कहते हैं। और इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है, ध्यान सुनिए मेरी बात, इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो रिडक्शन पे बेस्ड है, क्योंकि ये नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट करता है, जो वेजिटेबल मैटर को, कलर्ड मैटर को कलरलेस कर देता है ना। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, ऐड। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इसका ब्लीचिंग एक्शन जो है वो टेम्परेरी है, क्योंकि ये रिडक्शन पे बेस्ड है। तो जब मटेरियल एयर में आएगा तो उसका कलर वापस आ जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा। तो इसका ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी है, क्योंकि इसका ब्लीचिंग एक्शन किस पे बेस्ड है, रिडक्शन पे। तो जब वो कलर्ड मैटर कलरलेस हो जाएगा तो बाद में दोबारा एयर में वो ऑक्सीडाइज करके वापस आ जाएगा। सर कैसे, ये देखो बेटा, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ग्लास के अंदर, हमने कलर्ड वेजिटेबल मैटर ले लिया, इसके पेटल्स ले लिए। इसके अंदर हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस फिल इन कर दी, ठीक है। और जैसे जैसे धीरे धीरे सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर जाएगी और धीरे धीरे इस लीव्स के पेटल्स का कलर जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें से पास करी और धीरे धीरे ये कलर जो है वो क्या हो गया, कलरलेस, ठीक है ना। तो ये मेथड क्या हो गया, रिडक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ओपन करेंगे। जैसे हमने इसको ओपन किया तो वो एयर में क्या कर जाएगा, ऑक्सीडाइज, और देखो कलर दोबारा आ गया। तो समझ में आया, इसका ब्लीचिंग एक्शन जो है वो क्या है, टेम्परेरी, एंड इट इज बेस्ड ऑन रिडक्शन। एक्चुअली रिडक्शन पे बेस्ड है, इस वजह से टेम्परेरी है, क्योंकि ओपन में आके कोई भी चीज जो है वो दोबारा ऑक्सीडाइज तो होगी होगी। अगर आप किसी चीज को रिड्यूस कर दोगे तो वो ऑक्सीडाइज हो सकती है। कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? यस सर। राइट, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, अब आप देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर सल्फर पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरों को इलेक्ट्रॉन क्या कराती है, गेन, और खुद क्या कर जाती है, लूज। तो फेरिक को इलेक्ट्रॉन क्या कराया, गेन, तो ये क्या शो कर रहे हैं, रिडक्शन, और खुद +4 से क्या बन गई, +6, खुद क्या शो कर रही है, ऑक्सीडेशन, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड इज रिड्यूसिंग इन नेचर। ये दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, बल्कि नीचे वाली जो रिएक्शन है वो तो टेस्ट के फॉर्म के अंदर भी काम आती है। डार्क एल्कलाइन KMnO4 पिंक कलर से अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या कर देंगे, पास, तो बेटा डार्क पिंक कलर क्या बन जाएगा, कलरलेस। अब आप देख सकते हैं सल्फर का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहां पे सल्फर क्या बन गया, +6, और Mn का स्टेट कितना है, +7, और यहां पे क्या बन गया, +2। तो रिएक्शन सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर सल्फर डाइऑक्साइड गैस। आपने जो जो कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं इनके यूजेस की। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम शुगर, ब्लीचिंग सिल्क एंड वूल एज एन एंटीक्लोर, डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव। एंटीक्लोर मतलब क्लोरीन को हटाने के लिए।
manufacturing of sulfuric acid, sodium bisulfite, calcium bisulfite. Liquid sulfur dioxide is used as an organic and inorganic solvent. कहते हैं what happens when sulfur dioxide is passed through an aqueous solution of ferric salt? तो ये वाली इक्वेशन वो आंसर में मांग रहे हैं, है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस फेरिक इनटू फेरस और खुद वो क्या कर जाती है, ऑक्सीडाइज कर जाती है, राइट। तो ये इंटेक्स के 20th का आंसर हो गया। कहते हैं कमेंट ऑन द नेचर ऑफ टू सल्फर बॉन्ड ओ फॉर्म्ड इन सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आप वो दो बॉन्ड्स देखें सल्फर के, तो वो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब सिंस ये स्ट्रक्चर्स ओजोन की तरह ही है, सिमिलर टू ओजोन, ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक तरफ डबल बॉन्ड आ रहा है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो आप चाहें तो आप डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसलिए इसके पास दो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं। कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर सल्फर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मेकिंग टू सिग्मा बॉन्ड्स व्हाइल द थर्ड वन इज अ लोन पेयर। तो सल्फर इज लेफ्ट विद वन हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल एंड वन हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल। They form one p-pi and one p-pi-d-pi double bond with oxygen. Thus, sulfur dioxide has a bent structure. So, due to resonance, two pi bonds are equal. The two pi bonds, the two bonds are equal. And show partial double bond character. तो ये हो गया सल्फर के दो बॉन्ड्स के बारे में। कहता है हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिटेक्टेड। आप डार्क पिंक कलर के KMnO4 सॉल्यूशन से सल्फर डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कलरलेस। या तो आप ये भी कर सकते हैं, या फिर एसिडिफाइड ऑरेंज कलर के पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से सल्फर डाइऑक्साइड पास कीजिए, कलर क्या आ जाएगा, ग्रीन। ये दोनों रिएक्शन टेस्ट की फॉर्म के अंदर आती हैं और दोनों के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड का रिड्यूसिंग नेचर आता है। यहां पर Mn+7 से क्या बन जाता है, +2, सल्फर +4 से क्या बन जाता है, +6, और क्रोमियम +6 से क्या बन जाता है, +3, और सल्फर डाइऑक्साइड +4 से क्या बन जाता है, +6। तो आप कॉपी कर सकते हैं इन रिएक्शंस को। तो आगे बढ़ते हैं। कहता है हाउ इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड एयर पोल्यूटेंट। तो ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में डिपॉजिट हो जाता है तो थ्रोट इन्फेक्शन हो जाते हैं। अगर आंखों में चला जाता है पोल्यूशन की वजह से आंखों में इरिटेशन होती है, इचिंग होती है। अगर ये प्लांट्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है ग्रीन लीव्स के ऊपर, तो क्लोरोफिल की जो फॉर्मेशन है वो स्लो डाउन हो जाती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरोलिसिस। सल्फर डाइऑक्साइड बारिश के पानी के साथ डिसॉल्व करके एसिड रेन प्रोड्यूस करती है, जो आयरन एंड स्टील, फैब्रिक्स वगैरह को खराब कर देती है, करोड कर देती है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के बड़े सारे ऑक्सो एसिड्स हैं, जैसे सल्फ्यूरस एसिड है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड है जो अनस्टेबल है, सल्फ्यूरस एसिड भी अनस्टेबल है। सल्फ्यूरिक एसिड वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एसिड है, पर इस साल वो हमारे कोर्स में नहीं है। पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, पेरोक्सो डायसल्फ्यूरिक एसिड है, डायथायोनिक एसिड है। लेकिन इन ऑक्सो एसिड्स के अंदर एक सबसे अच्छी चीज है, वो ये है कि आउट ऑफ ऑल दी एसिड्स जितने भी हमारे पास ऑक्सो एसिड आएंगे। सर ये ऑक्सो एसिड का मतलब क्या होता है?
ऑक्सो एसिड का मतलब है सेंट्रल एटम जो होगा उसका डबल बॉन्ड होना चाहिए O के साथ, और सेंट्रल एटम के साथ O बॉन्ड H तो जरूर होना चाहिए। ये दो बॉन्ड जरूर होने चाहिए तभी वो ऑक्सो एसिड होता है। जैसे नाइट्रिक एसिड के अंदर भी N डबल बॉन्ड O होता है और N बॉन्ड OH होता है। फास्फोरस के एसिड के अंदर भी P डबल बॉन्ड O होता है और P बॉन्ड O होता है, OH होता है। तो ये दो बॉन्ड्स का होना बहुत जरूरी है तभी वो ऑक्सो एसिड कहलाता है। HCl ऑक्सो एसिड नहीं है। अच्छा, मैं यहां पे बात कर रहा हूं सल्फ्यूरस एसिड की। सर उसकी खास बात क्या है? क्योंकि सल्फ्यूरस एसिड ही एक ऐसा एसिड है जिसके पास एक लोन पेयर होता है, जिसके पास क्या है? एक लोन पेयर है। बेटा सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में एटॉमिक नंबर 16 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,8,6। तो ये देखो बेटा, सल्फर का पहला इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरा शेयर हो रहा है, तीसरा शेयर हो रहा है, 4 शेयर हो रहा है, और बाकी एक क्या है बेटा? लोन पे। बाकी किसी के केस में भी ऐसा नहीं है। दूसरी चीज ये देखना, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ये S बॉन्ड OOH है, S बॉन्ड O। बच्चे इसको ना अक्सर प्रिंटिंग मिस्टेक समझ लेते हैं। बॉन्ड O बॉन्ड OH है। समझ में आया है ना? तो ये चीजें जो है वो ध्यान रखनी है। बट इसका तो जरूर देखना, वो आपको ना 3-4 एसिड्स दे देंगे और कह देंगे कि लिस्ट द एसिड और नेम द एसिड और ड्रॉ द एसिड जिसके पास लोन पेयर एग्जिस्ट करता है। दिस मेक्स इट अ लिटिल इंपॉर्टेंट। सर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें नहीं पूछते बेटा, वो पूछेंगे कंपैरिजन के अंदर कि सल्फर का एक एसिड हो गया, फास्फोरस का हो गया, क्लोरीन का एसिड हो गया, उससे पूछेंगे। यहां वो तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर बिहाफ। दो ही तरीके से पूछी जाती है एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ, ठीक है ना, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ। बड़े सारे क्वेश्चन है बेटा असाइनमेंट के अंदर भी, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर। ओके सर। देन सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा ये हमारे कोर्स में नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ना इसकी प्रॉपर्टीज है ना कुछ है। ना इसके यूजेस है, ये भी यूज में नहीं है, ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज हैं। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज नहीं है मेरे हिसाब से। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज जो है वो उन्होंने लिखा हुआ नहीं है। आपको स्कूल में कराई है क्या? यस सर, हमें बोला गया कि प्रिपरेशन कटा है पर प्रॉपर्टीज नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज भी इनकी नहीं है कोर्स के अंदर। फिर भी आप क्रॉस चेक कर लेना, मुझे बता देना। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। देन हमारा आता है बेटा ग्रुप 17, दैट इज हैलोजेंस। जनरल कॉन्फ़िगरेशन बेटा इस ग्रुप की क्या होती है? NH2NP5। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, ये कोई नहीं पूछता। एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। कलर क्या है? पेल येलो, ग्रीनिश येलो, रेडिश ग्रीन, डार्क वायलेट, ब्लैक। ये चारों नॉन मेटल है। अकेला एस्टेटाइन जो है वो रेडियो एक्टिव मेटल है, इसको हम कंसिडर ही नहीं करते इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास सबकी दे रखी है, मेनली हमारे पास ये 4 ही हम पढ़ेंगे आयोडीन तक। तो अगर आप देखो तो इसके अंदर पहली 2 फ्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड हो गया और आयोडीन जो है वो सॉलिड हो गया। कहता है इनकी IE बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना प्रेफर नहीं करते, और डाउन द ग्रुप IE डिक्रीज करती है क्योंकि साइज क्या करता है बेटा? इंक्रीज करता है। सब कलर्ड है क्योंकि इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल के अंदर, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके
हायर ऑर्बिटल में जंप कर जाता है, और जब वापस आता है जंप कर जाता है, जंप कर जाएगा मतलब एक्साइट कर जाता है, और जब वापस आता है तो जो एनर्जी वो रिलीज करता है वो विजिबल रीजन में फॉल करती है, इसलिए इनके कलर्स है। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब भाई आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है या सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको -1 तो इनका सबसे बेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन इसके अलावा कुछ +1 भी शो करते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, -1 तो बनता ही बनता है भाई किसी का। अब आप फ्लोरीन को बोलो या क्लोरीन को बोलो, अब देखो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन में ये क्या है 27, क्लोरीन बेटा क्या है 287। अब आप क्लोरीन को बोलो कि भाई तू 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, नो वेज, कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, इसलिए इनका मेन स्टेट जो है वो कितना है बेटा -1। लेकिन कुछ केसेस में +1 भी है ना। अब कहता फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होने की वजह से वो कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। पहली चीज मतलब फ्लोरीन का आप जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे या तो 0 होगा, सर वो कैसे, सिर्फ F2 के अंदर, या फिर क्या होगा बेटा -1 किसी भी कंपाउंड के अंदर, +1 फ्लोरीन का कभी नहीं आएगा। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो +1, +3, +5 और +7 तक जा सकते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डी ऑर्बिटल के अंदर, अपार्ट फ्रॉम -1। फ्लोरीन तो वहां तक जा ही नहीं सकता, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब देखो हैलोजेंस ग्राउंड स्टेट में क्या हो गए बेटा, NH2 NP5 ND0 है, ये नॉर्मल स्टेट में उनकी कॉन्फ़िगरेशन है। ND क्या हो गया 0, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये देखो बेटा यहां पर ND कितना हो गया 1, NS कितना आ गया 2, NP कितना आ गया 4, ठीक है। तो देखो 3 आ गए ना, 1 2 3। इस केस में -1 या फिर +1, इस केस में क्या शो करेगा +3, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसमें क्या आ जाएगा NS2 NP3 ND2। बताओ क्या होगा एक्साइटेड स्टेट इसके अंदर, क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर, 5 +5 +5 और आखिरी में बेटा थर्ड एक्साइटेड स्टेट NS का भी इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, NS1 NP3 और ND3। This is how it show all these excitation states। ये सब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लॉस, खुद इलेक्ट्रॉन गेन, और इन सब में से फ्लोरीन सबसे ज्यादा है। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में धीरे धीरे इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती रहती है। फ्लोरीन दूसरे हैलोजन से भी, अदर हैलोजेंस, इलेक्ट्रॉन लूज करा देगा। मतलब बेचारे क्लोरीन ने किसी से इलेक्ट्रॉन गेन किया, ब्रोमीन ने किसी से इलेक्ट्रॉन गेन किया, आयोडीन ने किसी से इलेक्ट्रॉन गेन किया, फ्लोरीन उनसे इलेक्ट्रॉन गेन, उनसे ही लूज करवा के खुद गेन कर लेता है, इतना स्ट्रांग होता है। राइट, यहां से कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
कहते हैं हैलोजेंस की रिएक्शन पानी के साथ। फ्लोरीन जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो HF बनाता है। अगर आप देखो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, लूज। आप कभी कभार ये भी देखेंगे कि ऑक्सीजन की जगह लोग ओजोन भी लिख देते हैं, तो इट्स ओके, आप ऑक्सीजन या ओजोन दोनों बना सकते हैं, बट पहले ऑक्सीजन बनता है। लेकिन जो दूसरे हैलोजेंस हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करके HX बनाते हैं, जिसके अंदर H बेटा कितना हो जाएगा, +1, X कितना हो जाएगा, -1, और HOX के अंदर बेटा X कितना हो जाएगा, +1, O कितना है, -2, और H कितना है, +1। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ध्यान से देखें, क्लोरीन और ब्रोमीन इस केस में इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहे हैं और साथ में गेन भी कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन एक तरह की क्या हो गई, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए वैलिड है। तो सर आयोडीन, बेटा आयोडीन की रिएक्शन फ्लोरीन के ऑपोजिट है। इस रिएक्शन के क्या है, ऑपोजिट है। वो कैसे, जरा आप देखो, यहां पे HI ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, I2N पानी। ऊपर F2N पानी रिएक्ट कर रहा था, यहाँ पे I2N पानी बन रहा है। तो ये रिएक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कहते हैं रिएक्शन आयोडीन की पानी के साथ नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन आयोडाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम विच इज रिवर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ F2। सर क्यों, बिकॉज बेटा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं यहां पे आयोडीन पे -1 है, यहां पे क्या हो गया, 0, ऑक्सीजन पे यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे क्या हो गया, -2। मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन्स क्या करा रहा है, लूज करा रहा है। एटॉमिक रेडियस, हैलोजेंस एक पीरियड में सबसे छोटे होते हैं क्योंकि इनके पास मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। ग्रुप में नीचे जाते समय साइज इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप की सबसे ज्यादा होती है, पर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, देन क्लोरीन की है, देन ब्रोमीन की है, और देन आयोडीन की है। एटॉमिक साइज की बात करें, फ्लोरीन का सबसे छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है साइज, आयोडीन का उससे भी साइज बड़ा है, और सबसे बड़ा साइज जो है वो किसका हो गया, आयोडीन का। ये ऑर्डर साथ साथ में ड्रॉ कर लेना। EGE कहते हैं मैक्सिमम नेगेटिव EGE इस ग्रुप की होती है पीरियड के अंदर, क्योंकि इनका साइज सबसे छोटा होता है, लेकिन डाउन द ग्रुप EGE कम नेगेटिव होती रहती है। हालांकि फ्लोरीन की EGE ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, पर कम नेगेटिव होती है Cl का कंपैरेटिवली, क्योंकि फ्लोरीन का साइज इतना छोटा होता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग या शील्डिंग एक्सपीरियंस करता है, जिस वजह से कंपैरिजन में अगर आप F को या फिर Cl को इलेक्ट्रॉन देंगे, आइडियली F को जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, पर F के कंपैरेटिवली Cl इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करता है। एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तो मैंने लिख दिया, लेकिन EGE का ऑर्डर जो है हम वो वैल्यूज देख के लिखते हैं। तो ये रहा बेटा वैल्यूज। तो आप देख सकते हैं फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, क्लोरीन की उससे कम है, ब्रोमीन की उससे कम है, आयोडीन की सबसे कम है। ये वाला ऑर्डर देखो बेटा, ये वाला ऑर्डर तो फिक्स्ड हो गया कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, क्लोरीन उससे कम है, ब्रोमीन उससे कम है और आयोडीन उससे कम है। लेकिन ये वाला ऑर्डर में देखो बेटा, सबसे ज्यादा ईजीई नेगेटिव किसकी आ रही है? क्लोरीन की। क्लोरीन से कम किसकी आ रही है बेटा? फ्लोरीन की। फ्लोरीन से कम किसकी आ रही है? ब्रोमीन की एंड देन आयोडीन की। बच्चे अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये बड़ा चालाकी वाला क्वेश्चन है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। एंड वी विल यूज दिस। इसका देखो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जब फ्लोराइड की हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है एज कंपेयर टू क्लोराइड की। मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्लोराइड की बड़ी ज्यादा है, मतलब एनर्जी रिलीज फ्लोरीन का बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन का। तो ये टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इंटेक्स का क्वेश्चन है, कहते हैं सी इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ सम हैलोजेंस कमेंट, क्योंकि सी के अंदर सारे सॉल्ट्स बनते हैं, चाहे वो फ्लोराइड के हो, क्लोराइड के हो, ब्रोमाइड के हो, along with sodium, potassium, magnesium and calcium. Then आता है halogens have maximum negative electron gain enthalpy in respective periods of the periodic table. क्यों भाई? क्योंकि इनके पास maximum effective nuclear charge होता है, only they have to gain one electron, एंड तीसरा इनका साइज इन अ पीरियड सबसे छोटा होता है, साइज इन अ पीरियड इज स्मॉलेस्ट। तो ये तीन जो पॉइंट है इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी नेगेटिव होती है। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, हैलोजन को गैसियस स्टेट में आप इलेक्ट्रॉन देते हैं और वो गेन करके क्या बनाता है? नेगेटिव आयन गैसियस स्टेट में, साथ में एनर्जी रिलीज करता है। इस एनर्जी रिलीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंस ये रिलीज है तो ये क्या है? नेगेटिव है। यहां तक हम आज करेंगे, आप कॉपी कर लीजिए।